हम मनुष्यों के लिए मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस बहुत महत्वपूर्ण है अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए। बच्चे के इमोशंस माँ बाप के संतुलन की बड़ी परीक्षा लेते हैं। भावुकता में कभी कभी माँ बाप इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं कि बच्चे में जिद पनपने लगती है और फिर बच्चे के हिसाब से माँ बाप चलने लगते हैं और वे इस तर्क के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। इसका नेचर ही ऐसा है, ये जिद्दी है, ये हमारे कहने से पढ़ तो लेगा लेकिन खाएगा अपनी मर्जी से। हमारी मर्जी से ये सो तो टाइम पर जाएगा लेकिन सोने से पहले मोबाइल अपनी मर्जी से देखेगा। मेथड ऑफ पार्शियल कंट्रोल से काम चलाना पड़ता है और पेरेंट्स भी कैलकुलेटिव होकर ये स्वीकार कर लेते हैं कि चलो 60-40 है, हम अभी भी कंट्रोल की हायर साइड पर है। इस तरह से गाड़ी तो आगे बढ़ती रहती है लेकिन समय के साथ साथ नियंत्रण कम होने लगता है और आगे जाकर बाहरी सहायता की आवश्यकता बढ़ने लगती है। तो इसके लिए मिडिल क्लास और हायर क्लास फैमिलीज को आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से सीखना चाहिए। एक उदाहरण ले लेते हैं किसी 4-5 साल के बच्चे का। यदि वो बच्चा मिडिल क्लास या हायर क्लास फैमिली में है तो कम से कम 3-4 खिलौने हर महीने प्राप्त करेगा। ये बच्चे की आवश्यकता नहीं है, ये माँ बाप का इमोशनल ईगो है जो एक बढ़िया खिलौना देकर अपने बच्चे को खुश होते देखना चाहता है। वे खिलौना खरीदते समय इस बात की तो परवाह ही नहीं करते कि बच्चे को इस खिलौने से वास्तविक आनंद तो इसे तोड़कर ही मिलेगा, और वे दुकानदार से एक मजबूत खिलौना मांगते हैं। तब वे ये भी नहीं सोचते कि इस बात से दुकानदार के दिल पर क्या बीतेगी। उसे तो आपको साल में कम से कम 30 खिलौने बेचने हैं और वो ये भी जानता है कि खिलौने से बच्चा बोर हो या ना हो लेकिन उससे पहले ही उसके धनी माँ बाप बोर हो जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में ऐसी समस्या नहीं है। वहाँ बच्चा घर में ही निर्मित खिलौने से महीनों खेल सकता है और अधिकतर तो वो जिस चीज़ से खेलता है वो असल में खिलौना होता ही नहीं। कपड़े को गोल गोल घुमाकर गेंद बना ली जाती है, किसी बर्तन का या किसी वाहन का कोई टूटा पुर्जा या मिट्टी की किसी आकृति में भी खेल उभर आता है। इमोशनल ईगो लेकर खिलौने खरीदने वाले व्यक्ति को ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि खेल को कोई खिलौना कैद नहीं कर सकता। खेल किसी खिलौने का मोहताज नहीं होता, खेल मन में होता है, वो शरीर में भी नहीं होता। शरीर में तो व्यायाम होता है। हर माँ बाप को ये स्पष्ट और निश्चित कर लेना चाहिए कि उन्हें अपने बच्चों को क्या चीज़ कम से कम देनी है और क्या ज़्यादा से ज़्यादा। मिडिल क्लास या हायर क्लास फैमिलीज़ में पेरेंट्स बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट और पैम्पर करते हैं। उन्हें इतना सेंसिटिव बना देते हैं कि थोड़ी सी कठिनता में ही वे डिस्टर्ब और डिसोरिएंटेड हो जाते हैं। इस समस्या की जड़ में माँ बाप की अनावश्यक भावुकता है जिसके प्रभाव में बच्चा ग्रो होता है। थोड़ा बहुत संघर्ष, विषम परिस्थितियाँ, छोटी छोटी चुनौतियाँ जो कि दृढ़ मानसिकता के लिए आवश्यक हैं उसे मिलती ही नहीं। लेकिन हमसे पहले की पीढ़ी के लोग भी हमसे ज़्यादा संस्कारी और नैतिक जीवन जी रहे हैं। तो भारत में पिछली 3 पीढ़ियों से संस्कार और नैतिकता का स्तर घट ही रहा है लेकिन वर्तमान में बहुत तेज़ी से घट रहा है। अधिक गंभीर प्रश्न ये है कि क्या हम संस्कारों और नैतिकता के गिरते स्तर को संभालना चाहते भी हैं या हमें यह आवश्यक नहीं लगता। क्या वर्तमान पीढ़ी हमें संस्कारी और नैतिक जीवन जीते हुए देख रही है? संस्कार और नैतिकता तो परिवार से बहुत जल्दी प्राप्त किए जा सकते हैं। माता पिता की जीवन शैली ही बच्चों की जीवन शैली का आधार होती है। उस बच्चे पर संस्कार और नैतिकता की पुस्तकों का कितना प्रभाव पड़ेगा जिसके पेरेंट्स को ही संस्कार और नैतिकता की परवाह नहीं। जिन परिवारों में पेरेंट्स को ही अपनी संस्कृति की गहराई का पता नहीं, वहाँ बच्चों से तो उम्मीद लगाना जस्टिफाइबल नहीं है। अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास को जितना लाइटली हम भारत में लेते हैं उतना तो शायद ही दुनिया का कोई और देश लेता होगा। किसी अन्य संस्कृति की कुछ बातें हमें अच्छी लग सकती हैं लेकिन इससे हमारी संस्कृति का महत्व और प्रभाव कम नहीं हो जाना चाहिए। संस्कृति की प्राचीनता से इस बात का पता चलता है कि वो कितने समय से मनुष्य को प्रिय रही है। प्राचीनता संस्कृति को आउटडेटेड सिद्ध नहीं करती बल्कि उससे इस बात का पता चलता है कि वो संस्कृति कितनी स्वस्थ, पुष्ट और समृद्ध रही है। वर्षों तराशे जाने के बाद रीतियां और परंपराएं किसी संस्कृति का हिस्सा बनती हैं और उसे हम यूं ही खो देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, प्रेम में जीवन के मंच पर आज आपसे वार्ता करने का अवसर मिला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आपका हार्दिक स्वागत एवं आभार सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर, आज हम आपसे बच्चों की परवरिश और उनके भविष्य को लेकर चर्चा करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बच्चों के जीवन की दिशा और उनका माहौल हर परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी, इस विषय पर चर्चा आवश्यक भी है। डॉक्टर साहब, जनरली देखा गया है कि बच्चों की भविष्य के लिए, उनकी अच्छी डेवलपमेंट के लिए प्रत्येक माँ बाप चिंतित रहते हैं, पर देखा यह गया है कि सभी परिवार में बच्चों के लिए एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके पीछे की वजह क्या समझते हैं आप? अपनी क्षमताओं को लेकर हम मनुष्य 2 बातें तो जानते ही हैं। पहली ये कि मनुष्य की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक है
और दूसरी बात ये कि हम में से अधिकांश को स्वयं की क्षमताओं को ठीक से प्रयोग करना नहीं आता, और इसलिए हम पाते हैं कि जो लोग अपनी क्षमताओं को ठीक से प्रयोग कर लेते हैं वो अपने जीवन को नियंत्रित कर पाते हैं। जैसे उनकी अवेयरनेस, टाइम मैनेजमेंट, दिनचर्या, स्वास्थ्य पर ध्यान, गोल्स को सेट करना, प्रोग्रेस का रेगुलर असेसमेंट आदि आदि बढ़िया होते हैं। बच्चे की प्रोग्रेस बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा तो बच्चा है, उसकी बुद्धि तो अभी विकास की प्रक्रिया में ही है। तो बेसिकली बात बच्चे की नहीं है, पेरेंट्स की ही है, और इसलिए बच्चे की प्रोग्रेस असल में पेरेंट्स की ही प्रोग्रेस है। जिस परिवार में माँ बाप या अन्य अभिभावक अपनी क्षमताओं का ठीक से प्रयोग कर पा रहे हैं वहाँ अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। सही कहा आपने डॉक्टर साहब। इस कॉन्टेक्स्ट में ये भी महत्वपूर्ण है, पेरेंट्स को अपने बच्चों की नीड्स और डिज़ायर को बहुत ही समझदारी से समझना चाहिए और उनकी नीड्स को फुलफिल करना चाहिए, ना कि डिज़ायर्स को। सही कहा सर आपने। हम मनुष्यों के लिए मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस बहुत महत्वपूर्ण है अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए। बच्चे के इमोशंस माँ बाप के संतुलन की बड़ी परीक्षा लेते हैं। भावुकता में कभी कभी माँ बाप इतने कमजोर पड़ जाते हैं कि बच्चे में जिद पनपने लगती है, और फिर बच्चे के हिसाब से माँ बाप चलने लगते हैं, और वे इस तक के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। इसका नेचर ही ऐसा है, ये जिद्दी है, ये हमारे कहने से पढ़ तो लेगा लेकिन खाएगा अपनी मर्जी से। हमारी मर्जी से ये सो तो टाइम पर जाएगा लेकिन सोने से पहले मोबाइल अपनी मर्जी से देखेगा। अक्सर सारे परिवार में यही हो रहा है आजकल डॉक्टर। जी, तो मेथड ऑफ पार्शियल कंट्रोल से काम चलाना पड़ता है, और पेरेंट्स भी कैलकुलेटिव होकर ये स्वीकार कर लेते हैं कि चलो 60-40 है, हम अभी भी कंट्रोल की हायर साइड पर है। तो इस तरह से गाड़ी तो आगे बढ़ती रहती है, लेकिन समय के साथ साथ नियंत्रण कम होने लगता है और आगे जाकर बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ने लगती है। तो सर इसका उपाय क्या है? कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट डेवलप करने का प्रयास होना चाहिए, और इसके लिए मिडिल क्लास और हायर क्लास फैमिलीज को आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से सीखना चाहिए। एक उदाहरण ले लेते हैं किसी 4-5 साल के बच्चे का। यदि वो बच्चा मिडिल क्लास या हायर क्लास फैमिली में है तो कम से कम 3-4 खिलौने हर महीने प्राप्त करेगा। ये बच्चे की आवश्यकता नहीं है, ये माँ बाप का इमोशनल ईगो है जो एक बढ़िया खिलौना देकर अपने बच्चे को खुश होते देखना चाहता है। वे खिलौना खरीदते समय इस बात की तो परवाह ही नहीं करते कि बच्चे को इस खिलौने से वास्तविक आनंद तो इसे तोड़कर ही मिलेगा, और वे दुकानदार से एक मजबूत खिलौना मांगते हैं। तब वे ये भी नहीं सोचते कि इस बात से दुकानदार के दिल पर क्या बीतेगी। उसे तो आपको साल में कम से कम 30 खिलौने बेचने हैं, और वो ये भी जानता है कि खिलौने से बच्चा बोर हो या ना हो, लेकिन उससे पहले ही उसके धनी माँ बाप बोर हो जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में ऐसी समस्या नहीं है, वहाँ बच्चा घर में ही निर्मित खिलौने से महीनों खेल सकता है, और अधिकतर तो वो जिस चीज़ से खेलता है वो असल में खिलौना होता ही नहीं। सही बात। कपड़े को गोल गोल घुमाकर गेंद बना ली जाती है, किसी बर्तन का या किसी वाहन का कोई टूटा पुर्जा या मिट्टी की किसी आकृति में भी खेल उभर आता है। इमोशनल ईगो लेकर खिलौने खरीदने वाले व्यक्ति को ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि खेल को कोई खिलौना कैद नहीं कर सकता। खेल किसी खिलौने का मोहताज नहीं होता, खेल मन में होता है, वो शरीर में भी नहीं होता। शरीर में तो व्यायाम होता है। हर माँ बाप को ये स्पष्ट और निश्चित कर लेना चाहिए कि उन्हें अपने बच्चों को क्या चीज़ कम से कम देनी है और क्या ज़्यादा से ज़्यादा। और डॉक्टर साहब, इतनी गहरी बात आपने कितनी आसानी से कन्वे कर दी। सर मैं भी यही कहने वाला था। डॉक्टर साहब देखने में यह आ रहा है कि आजकल के बच्चे बहुत तनाव में रह रहे हैं, तो पढ़ाई का प्रेशर और एक्सपेक्टेशन का बर्डन इसके लिए जिम्मेदार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बच्चों के तनाव के पीछे, पढ़ाई के प्रेशर बन जाने में और एक्सपेक्टेशंस के बर्डन बन जाने के पीछे मूल रूप से माहौल है। हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस परिवेश में बच्चा रह रहा है वो कैसा है। वातावरण बच्चे की मानसिकता के लिए सहायक है या उसके विकास में बाधक हो रहा है। जीवन के प्रारंभिक वर्ष तो सीखने के ही होते हैं। हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें किस तरह से सिखा रहे हैं। स्कूल में शिक्षक सभी बच्चों के लिए सिखाने का कॉमन बेस्ट फिट मेथड रखता है। एक तरीका है उनका, सब एक तरीका है सबके लिए कॉमन। उसका मेथड इंडिविजुअली तो हर बच्चे के लिए अलग हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। क्लास की लिमिटेशन है। टीचर को पूरी क्लास का ध्यान रखना है, माँ बाप को केवल अपने बच्चे का ध्यान रखना है। फिर बच्चे की क्षमताओं के बारे में पेरेंट्स को टीचर से भी ज़्यादा पता होता है। तो पेरेंट्स अगर अवेयर हैं तो पढ़ाई बच्चे के लिए हमेशा लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, बर्डन नहीं होती। लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे को एग्जाम में कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है, बल्कि ये होना चाहिए कि बच्चे को बिना एग्जाम के कितना कुछ आता है, उसकी लर्निंग टेंडेंसी कैसी है, वो लर्निंग को एंजॉय करे, उसे लगे कि सीखने से अप्रिशिएशन मिलता है, खुशी मिलती है। ऐसा माहौल पेरेंट्स को तैयार करना है।
डॉक्टर साहब, आजकल 13-14 साल से ऊपर के बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है कि थोड़ी सी कठिनाई आने पर भी वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब और डिसोरिएंटेड हो जाते हैं। इसका कारण क्या है और इसका उपाय क्या है? ये समस्या हमारी जीवन शैली की है। कठिन या विषम परिस्थितियों की ट्रेनिंग हमारे किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा है ही नहीं, और उनकी नेचुरल ट्रेनिंग तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ही मिलती है। इसलिए हम पाते हैं कि जो बच्चा बचपन से ही कठिन परिस्थितियों से दो चार होता है, वो न तो जीवन में कभी जल्दी विचलित होता है, न उसे जल्दी निराशा घेरती है। बचपन से ही संघर्ष देखने के कारण उसे निराश होने की फुर्सत ही नहीं मिलती। मिडिल क्लास या हायर क्लास फैमिलीज में पेरेंट्स बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट और पैम्पर करते हैं, उन्हें इतना सेंसिटिव बना देते हैं कि थोड़ी सी कठिनता में ही वे डिस्टर्ब और डिसोरिएंटेड हो जाते हैं। इस समस्या की जड़ में माँ बाप की अनावश्यक भावुकता है, जिसके प्रभाव में बच्चा ग्रो होता है। थोड़ा बहुत संघर्ष, विषम परिस्थितियाँ, छोटी छोटी चुनौतियाँ जो कि दृढ़ मानसिकता के लिए आवश्यक हैं, उसे मिलती ही नहीं। तो सर, क्या आपको लगता है कि आजकल के बच्चों में संस्कार और नैतिकता का स्तर घट रहा है? हमारी पीढ़ी के लोगों को तो ये अंतर स्पष्ट समझ में आता है, लेकिन हमसे पहले की पीढ़ी के लोग भी हमसे ज़्यादा संस्कारी और नैतिक जीवन जी रहे हैं। तो भारत में पिछली 3 पीढ़ियों से संस्कार और नैतिकता का स्तर घट ही रहा है, लेकिन वर्तमान में बहुत तेजी से घट रहा है। अधिक गंभीर प्रश्न ये है कि क्या हम संस्कारों और नैतिकता के गिरते स्तर को संभालना चाहते भी हैं, या हमें यह आवश्यक नहीं लगता? क्या वर्तमान पीढ़ी हमें संस्कारी और नैतिक जीवन जीते हुए देख रही है? संस्कार और नैतिकता तो परिवार से बहुत जल्दी प्राप्त किए जा सकते हैं। माता पिता की जीवन शैली ही बच्चों की जीवन शैली का आधार होती है। उस बच्चे पर संस्कार और नैतिकता की पुस्तकों का कितना प्रभाव पड़ेगा जिसके पेरेंट्स को ही संस्कार और नैतिकता की परवाह नहीं? डॉक्टर साहब, आजकल पेरेंट्स बच्चों के साथ काफ़ी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर परिवार में रख रहे हैं। क्या इसका साइड इफेक्ट है कि उनमें नैतिकता और संस्कार की कमी आ रही है? फ्रेंड्स भी तो बहुत अच्छे या कम अच्छे हो सकते हैं। एक अच्छा फ्रेंड तो अपने फ्रेंड में दुर्गुण नहीं पनपने देता, वो दोषों पर तुरंत कार्य करता है। फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा लिबरल और टेक इट इजी मोड में रहेंगे ताकि बच्चा आपसे हमेशा चिपका रहे। अब हम इसे फ्रेंडली चश्मे से देख लें या नर्चरिंग के चश्मे से, पेरेंटिंग अपने आप में पूर्ण है। उसमें त्याग है, समर्पण है, केयर है, प्रेम है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को केवल उनके पैरों पर खड़ा करके और संपत्ति देकर इस दुनिया से छुट्टी नहीं पा लेनी है, बल्कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी और सफलतम जीवन शैली देनी है। बच्चों की समृद्धता की आधारशिला पेरेंट्स को ही रखनी है, ताकि उनके बाद वो भी अपने बच्चों को सफल और समृद्ध बना सके। और माँ बाप का नाम ही तो बच्चे आगे ले जाते हैं। सही बात। डॉक्टर साहब, आपके नज़रिए से वर्तमान शिक्षा प्रणाली में और उनकी बेहतरी के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड होने चाहिए? क्योंकि हम मनुष्य अपनी समझ का विकास सीखने की एक निश्चित प्रक्रिया से करते हैं, इसलिए हम बचपन से ही विद्यार्थी हो जाते हैं। जीवन के प्रारंभिक 15-20 साल तो शिक्षा के ही होते हैं, तो बचपन से ही हम स्कूल से जुड़ जाते हैं। तो बच्चे को 2 तरह के वातावरण उपलब्ध हो जाते हैं, एक वातावरण घर का और एक स्कूल का। दोनों ही परिवेश अपनी अपनी जगह प्रभाव रखते हैं, बिल्कुल। लेकिन स्कूल ही बच्चे का शैक्षिक भविष्य तय करता है, क्योंकि वहीं बच्चे की परीक्षा होती है, जिसे पास करके वो अगली कक्षा में जाता है। लेकिन हर स्कूल को ये पता है कि बच्चे की पढ़ाई के लिए केवल स्कूल ही पर्याप्त नहीं है, उसे घर पर भी पढ़ना होगा, और इसीलिए स्कूल बच्चे को होमवर्क देता है, जिसे कि घर पर ही किया जाता है। लगभग सभी मिडिल क्लास या हायर क्लास फैमिलीज में बच्चे को पेरेंट्स द्वारा कोई टास्क नहीं दिया जाता जिसका असेसमेंट पेरेंट्स करें, विशेषकर ऐसा कोई टास्क जो बच्चे को मोरली, कल्चरली या तार्किक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाए। भले ही वे अपने इस असेसमेंट को स्कूल के साथ साझा करें या ना करें, ये उन पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन वीकली इस एक्टिविटी को करने से 2 लाभ होंगे। एक तो बच्चे का बेस मोरली, कल्चरली और तार्किक रूप से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और दूसरा पेरेंट्स को भी मोरल, कल्चरल या रेशनल अपलिफ्टमेंट मिलेगा। बच्चे तो संस्कार और तार्किकता से जुड़ेंगे ही, माँ बाप भी स्वयं का आकलन करने लगेंगे। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनमें घर का वातावरण पेरेंट्स या गार्जियंस की वजह से खराब है, बच्चे का तो इसमें कोई दोष नहीं। इसके अलावा हर शहर के सभी टॉप स्कूल्स को सोशल वेलफेयर के लिए कम से कम इतना तो करना चाहिए कि एक सेक्शन या क्लास या कोई एक्टिविटी ऐसे बच्चों के लिए भी रखनी चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके माँ बाप इतने सक्षम नहीं है कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त धन जुटा सकें। भले ही ऐसे बच्चों के सिलेक्शन के लिए और कंटिन्यूएशन के लिए भी कुछ परफॉर्मेंस बेंचमार्क रखे जा सकते हैं, लेकिन कम से कम उन बच्चों में से कुछ को एक मौका तो मिलेगा। बिल्कुल। हो सकता है इस पहल से बच्चों के माँ बाप को ही मोटिवेशन और बेहतर सोच मिल जाए। सर, आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को अपनी संस्कृति से लगाव कम होता जा रहा है।
इसके लिए क्या उपाय किया जाए? और डॉक्टर साहब, इसके आगे मैं यही कहूँ या इसी बात को जोड़ूं कि बच्चों में आजकल बहुत कम उम्र में भटकाव दिख रहा है, वो भटकाव के शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे का क्या आप कारण समझते हैं? डॉक्टर साहब, ये भी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया और फॉरेन लाइफस्टाइल, इन दोनों का असर बच्चों पे काफ़ी पड़ रहा है। जिन परिवारों में पेरेंट्स को ही अपनी संस्कृति की गहराई का पता नहीं, वहाँ बच्चों से तो उम्मीद लगाना जस्टिफाइबल नहीं है। अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास को जितना लाइटली हम भारत में लेते हैं, उतना तो शायद ही दुनिया का कोई और देश लेता होगा। किसी अन्य संस्कृति की कुछ बातें हमें अच्छी लग सकती हैं, लेकिन इससे हमारी संस्कृति का महत्व और प्रभाव कम नहीं हो जाना चाहिए। संस्कृति की प्राचीनता से इस बात का पता चलता है कि वो कितने समय से मनुष्य को प्रिय रही है। प्राचीनता संस्कृति को आउटडेटेड सिद्ध नहीं करती, बल्कि उससे इस बात का पता चलता है कि वो संस्कृति कितनी स्वस्थ, पुष्ट और समृद्ध रही है। वर्षों तराशे जाने के बाद रीतियां और परंपराएं किसी संस्कृति का हिस्सा बनती हैं और उसे हम यूं ही खो देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वर्तमान समय ही वो समय है जब हमें ऐसी समझ पर तरस आना चाहिए जो हमें हमारी विरासत से ही दूर ले जाए और हम आधुनिक बनकर अपनी संस्कृति को ही मिटता हुआ देखें। तो डॉक्टर साहब, ये जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की भी बनती है कि उन्हें अपने बच्चों को संस्कृति के प्रति जागरूक करें। सही कहा सर, ये सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बच्चों को सोशल मीडिया के भटकाव भरे माहौल से निकाल पाना अब और कठिन हो गया, क्योंकि बच्चे को भटकाव भरे कंटेंट से दूर रखना बहुत मुश्किल है। कंटेंट बनता रहेगा तो कहीं ना कहीं से उन तक पहुंचता भी रहेगा। बिल्कुल, रोज नहीं तो थोड़े थोड़े समय पर। ऐसे कंटेंट का क्रिएशन और उसकी उपलब्धता दोनों पर पूरी तरह से लगाम कैसे लगाई जाए, पॉलिसी मेकर्स को यह सोचना चाहिए। मेरी प्रेममय चेतना से यह प्रार्थना है कि प्रत्येक मानव को प्रेम का ऐसा अनुभव मिले कि उसे समय रहते प्रेम का महत्व समझ में आ जाए, मानव जीवन प्रेममय हो जाए। सभी को अल्पज्ञानी का प्रणाम।